वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने इस YouTube चैनल में। याद रखिए, मेरे इस चैनल में आपको पढ़ाया नहीं जाता बल्कि सिखाया जाता है। सीखने की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज का लेक्चर क्या है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज। हम वायरसेस को पढ़ रहे थे और वायरसेस की संरचना वगैरह सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ देखिए, आज जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है बैक्टीरियोफेज। कौन सा टॉपिक है? बैक्टीरियोफेज। देखिए, बैक्टीरियोफेज जिसको हम हिंदी में जीवाणु भोजी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? जीवाणु भोजी। देखिए, बैक्टीरियोफेज, यदि हम बैक्टीरियोफेज की बात करें, विषाणु है। बैक्टीरियोफेज एक परजीवी विषाणु है यानी कि वायरस है। याद रखिएगा, जीवाणु भोजी बैक्टीरिया नहीं है, जीवाणु नहीं है, वह वायरस है, विषाणु है। और यहाँ पर देखिए कैसा है, परजीवी है। हम जानते हैं कि सभी के सभी जो विषाणु होते हैं यानी कि वायरस होते हैं वो परजीवी ही होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं आगे की संरचना की बात करूं तो जो इसकी खोज थी, जीवाणु भोजी की खोज, ठीक है ना। जीवाणु भोजी की जो खोज थी वो दो प्रकार से हुई। एक तो फ्रेडरिक टॉर्ट ने, किसने? फ्रेडरिक टॉर्ट ने इसकी खोज की, ठीक ना। याद रखिएगा, फ्रेडरिक टॉर्ट ने इसकी खोज 1915 में इंग्लैंड में की। कब की? इंग्लैंड में। फ्रेडरिक टॉर्ट ने इसकी खोज 1915 में इंग्लैंड में की, लेकिन फेलिक्स हेरेल ने 1917 में इसकी खोज फ्रांस में की। किसने? फेलिक्स हेरेल ने। फेलिक्स हेरेल ने इसकी खोज 1917 में कहां पर की? फ्रांस में। इस प्रकार से इन सब बातों को याद रखेंगे। 1917 में फ्रांस में। कुछ और बातों को जानते हैं हम। इतना अवश्य जानते होंगे कि हर्शे एवं चेज ने बैक्टीरियोफेज पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो हर्शे एवं चेज थे, हर्शे एवं चेज नामक वैज्ञानिकों ने, किसने? हर्शे एवं चेज नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसके आनुवंशिक पदार्थ का पता लगाया। क्या पता लगा? इसके आनुवंशिक पदार्थ का पता लगाया और यह बताया कि इस विषाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। अब इस बात को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं और बाकी सभी बातों को नजरअंदाज करें तो यहां देखिए इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। हम आगे पढ़ेंगे कि जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज की संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए, जीवाणु भोजी की संरचना। वास्तव में ये जो जीवाणु भोजी होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। याद रखिए, ऊपर वाला भाग जो है वो शीर्ष कहलाता है, जिसमें इसका आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। कौन पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है, जिसमें इसका आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। इस शीर्ष को इंग्लिश में हेड कहते हैं। हेड, आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। यहां पर देखिए दूसरा भाग जो है इसकी ग्रीवा है, यानी कि नेक, कॉलर। और इसका जो अंतिम भाग है, वो अंतिम भाग है पुच्छ, यानी कि टेल। अंतिम भाग को इसके हम टेल कहते हैं। याद रखिएगा, इसके बीच में एक लंबी सी नलिका के समान संरचना पाई जाती है। हम उस नलिकाकार संरचना को हम आच्छद कहते हैं। तो हम उस आच्छद को भी इसमें शामिल करेंगे। आच्छद यानी कि शीथ।
तो कुल मिलाकर के जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज इस विषाणु की संरचना में 3 भाग होते हैं। शीर्ष यानी कि आनुवांशिक पदार्थ, हेड, ग्रीवा यानी कि कॉलम, आच्छाद यानी कि शीर्ष और कुछ यानी कि टेल। देखिए इसकी संरचना बना करके देखते हैं कि यह किस प्रकार का होता है। तो जो इसका शीर्ष होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है, डायमंड के समान इसकी संरचना होती है। और यहां पर देखिए जो आगे का अग्रिम भाग होता है वो इस प्रकार से आगे की ओर बड़ा होता है। अगर हम इस भाग की बात करें, इस भाग की, तो यही वह भाग है जो शीर्ष कहलाता है। ठीक है ना, शीर्ष कौन सा भाग है, यही शीर्ष है। और शीर्ष में आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए पाया जाता है। अब यहां थोड़ा और आगे चल करके देखेंगे तो यहां पर ग्रीवा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्रीवा। ये अगर हम इस भाग को कहें तो ये भाग इसकी ग्रीवा है। ग्रीवा के बाद एक और भाग जो लंबाई में बताया गया था वो आच्छद है। तो आच्छद यदि हम यहां आखिरी छोर पर इस प्रकार, ये एंड प्लेट, इसको एंड प्लेट कहते हैं या बेस प्लेट कहते हैं या आधार प्लेट कहते हैं। और ये इस प्रकार से अगर हम बनाएं तो ये आच्छद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आच्छद कहलाएगा। यहां पर इस प्रकार से इस संरचना को देखिए, ये संरचना आच्छद कहलाती है। यहां पर देखिए मैं कह रहा हूं ये भाग इसका शीर्ष है यानी कि हेड है। और हेड में कौन पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ। कौन पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ। हेड में इसके आनुवांशिक पदार्थ पाया गया है यानी कि डीएनए पाया गया है। यकीन रखिए इसको पढ़ने के बाद आपको बैक्टीरियोफेज पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब और देखते हैं, अगर यहां पर इस भाग की बात करें तो इस भाग का नाम ग्रीवा है। इस भाग का क्या नाम है, ग्रीवा यानी कि नेक, NECK। अब मैंने कहा ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरा का पूरा भाग आच्छद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आच्छद। ये पूरा का पूरा भाग आच्छद कहलाएगा यानी कि शीर्ष। अब देखिए मैं कह रहा हूं ये बेस प्लेट, एंड प्लेट, आधार प्लेट कुछ भी कहलाता है तो हम इसको कहेंगे ये है आधार प्लेट। ये क्या चीज है, आधार प्लेट यानी कि बेस प्लेट। आधार की इंग्लिश बेस होती है, बेस, PLAT, बेस प्लेट। अब थोड़ा और बातों को समझते हैं तो इसमें कुछ टेल यानी पुच्छ के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ये देखिए मैं इसके टेस्ट को बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं, यहां पे कुछ इस प्रकार से टेस्ट पाई जाएंगी। यहां देखिए टेल्स की कुल संख्या 6 होती है। ठीक है ना, टेल्स की कुल संख्या 6 होती है। इस भाग को हम कहते हैं पुच्छ यानी कि टेल। और टेल की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब एक बार फिर से इसके हम कार्यों को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रयत्न देखिए, मैं कह रहा हूं ये शीर्ष भाग है और इस शीर्ष भाग में कौन पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए पाया जाता है, यानी कि यह इसका मुख्य भाग है। इसके बाद देखिए क्या पाया जाता है, ग्रीवा पाया जाता है। ग्रीवा और ये एंड प्लेट। ग्रीवा का कार्य है आच्छद यानी कि शीट को सपोर्ट प्रदान करना। अब यहां देखिए ये कार्य क्या करता है, यह किसी जीवाणु की सतह पर जाता है और चिपक जाता है। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं ये जो पुच्छ है, पुच्छ में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पुच्छ में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और ये इन्हीं पाचक एंजाइम के माध्यम से जाकर के किसी भी जो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपरी सतह से चिपक जाती है। और चिपकने के पश्चात इस सतह को तोड़ देती है और बाद में नष्ट हो जाती है, जिससे ये जो डीएनए यानी कि आनुवांशिक पदार्थ है इस जीवाणु के अंदर चला जाता है ना। इस वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ है यानी कि डीएनए वो जीवाणु के कोशिका के अंदर चला जाता है। अब देखिए
इसका मतलब पुच्छ का कार्य है पाचक एंजाइम को प्रोड्यूस करना, निकालना। उम्मीद है अब आप सभी इन बातों को जान चुके होंगे। कुछ और बातों को जानते हैं। ये जो कोर है, ध्यान से देखिए, ये जो कोर है, कोर, ये जो आच्छद है, आच्छद का ये जो बीच वाला मध्य भाग है, ये इसी मध्य भाग को हम कोर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोर कह रहे हैं। और ये जो कोर है, ये जो कोर है लगभग 144 खंडों से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। याद रखिएगा, वायरस यानी कि विषाणुओं के ऊपर जो कवच लगी होती है, उस कवच या उस कवच के एक भाग को हम कैप्सोमियर कहते हैं, यानी कि उस प्रोटीन के खोल के एक भाग को हम कैप्सोमियर कहते हैं। और इसमें लगभग 144 खंडों का कैप्सोमियर पाया जाता है। और दूसरी बात, इसका जो पुच्छ तंतु है, इसकी जो पुच्छ तंतुओं की लंबाई, यानी कि इस तंतु की लंबाई लगभग 500 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी होती है? लगभग 500 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो उम्मीद है कि आपको यह पूरी संरचना समझ में आई होगी। मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस लेक्चर को आप आगे तक बढ़ाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।